Hello everyone, welcome back to Replicating Minds once again. This is the lecture number 5 of Cell Biology. Cell Biology में 4 lectures already available हैं Cell Biology playlist में हमारे चैनल पर आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की हैं। आज के इस लेक्चर 5 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सेल सिग्नलिंग। तो आपको बता दूं कि सेल सिग्नलिंग जो है बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि इस पे वीडियो बनाई जाए, तो इसलिए मैं ये नया लेक्चर लेके आ रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि सेल सिग्नलिंग जो है एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक माना जाता है, बहुत सारे बच्चे इसको टफ समझते हैं और थोड़ा डिफिकल्ट समझते हैं, और इसकी वजह से ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों के लिए थोड़ा सा बोरिंग और लाइक डिफिकल्ट बन जाता है। तो हमारा काम यही है कि बोरिंग चीज़ों को, डिफिकल्ट चीज़ों को, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को आसान से आसान बनाकर आप लोगों को पढ़ाया जाए ताकि आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो उसी कड़ी में शुरू करते हैं सेल सिग्नलिंग। और आपको बता दूं, क्योंकि ये जो टॉपिक है सेल सिग्नलिंग का काफ़ी लेंदी टॉपिक है, थोड़ा सा टफ है, तो इसलिए मैं इसको बहुत सारे पार्ट्स में लेके आने वाला हूँ ताकि आपको धीरे धीरे करके चीज़ें समझ में आए। तो आज का जो पार्ट वन है इसमें मेनली हम डिस्कस करेंगे बेसिक टर्म्स के रिलेटेड, जो भी रिलेटेड है सेल सिग्नलिंग से। और मेनली हम समझने की कोशिश करेंगे कि सेल सिग्नलिंग क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के एफिशिएंट फंक्शन के लिए। मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल कॉम्प्लिकेशंस नहीं रखी है जानबूझकर, ताकि पहले आपको चीज़ें समझ में आए, पहले आपको सेल सिग्नलिंग का कंसेप्ट समझ में आए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस लेक्चर सीरीज में, आपको सारी की सारी जो पाथवेज है, मैकेनिज्म है, जैसे कि जीपीसीआर से रिलेटेड हो गया, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, आरटीके पाथवे हो गया, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, और भी जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स होते हैं, उनके जो रिसेप्टर होते हैं, उनके जो पाथवेज होते हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, बट धीरे धीरे आगे आने वाले पार्ट्स में। तो इस पार्ट में मेनली आपको बेसिक फाउंडेशंस ऑफ सेल सिग्नलिंग समझने को मिलेगी, और हार्मोन्स कैसे हमारी बॉडी में रेगुलेट होते हैं, हार्मोन्स की क्या फिजियोलॉजी होती है, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, और उसको कौन रेगुलेट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ पे कौन से ग्लैंड्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, वो सारी चीज़ें हम आज इस लेक्चर में समझेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, हम बेसिक्स ऑफ सेल कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस something about the hormones, mainly regulation of hormones, major endocrine system and their target tissues and टाइप ऑफ हॉर्मोन्स। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेल सिग्नलिंग से। तो थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि आप सेल सिग्नलिंग समझ रहे हो या सेल कम्युनिकेशन समझ रहे हो। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि सेल सिग्नलिंग, हमारी सेल के अंदर जो सिग्नलिंग होती है, जो कम्युनिकेशन होता है, जो पाथवे मैकेनिज्म होते हैं टू टू रेगुलेट एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ फंक्शंस, है ना, तो वो कैसे रेगुलेट होता है और क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप थोड़ा सा पीछे चलो, उस जमाने में जब हमारे पास ना फोन था, ना कंप्यूटर्स थे, ना इंटरनेट था, ठीक है, व्हाट्सअप, ईमेल, इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं था, तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन काफ़ी मुश्किल होती थी। अपना मैसेज एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचाने में काफ़ी दिक्कतें होती थी, है ना? लोगों के पास सिर्फ़ एक ही ऑप्शन था, चिट्ठी लिखने का, लेटर्स लिखने का। आप अपने मम्मी-पापा से पूछना, दादा-दादी से पूछना, जब वो लोग चिट्ठियाँ लिखा करते थे, तो उनका कैसा एक्सपीरियंस होता था। तो बहुत ही मुश्किल होती थी बातचीत करने में लोगों को एक-दूसरे से, जब जो कि बहुत दूर रहते थे। जो गाँव में लोग शहर में काम करने आते थे, तो महीने में चिट्ठियाँ जब भेजते थे घर पे, तो वो महीने लगते थे उनको चिट्ठियाँ घर पहुँचने में, अपनी बात को कन्वे करने में। बट अगर आज आप बात करो, तो आज हमारे पास कम्युनिकेशन के इतने सारे साधन हैं, देयर आर सो मेनी वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, वेदर योर फ्रेंड्स फैमिली लिविंग क्लोज टू यू और वेदर दे आर लिविंग फार फ्रॉम यू। तो कोई दिक्कत नहीं होती, दूर भी है तो आजकल तो ऐसा है कि व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करो, आप चेहरा देख के बात कर सकते हो, है ना? तो आज का कम्युनिकेशन जो है, आज की नेटवर्किंग जो है बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी है, जिसकी वजह से मैसेज एक जगह से दूसरी जगह फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में और आसानी से पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, आज भी जब कभी नेटवर्क वीक होते हैं, है ना? या कभी कोई टेक्निकल इश्यू होता है, जैसे कभी-कभी देखते हो ना कि इंस्टाग्राम के साथ या
व्हाट्सएप के साथ या फेसबुक के साथ कभी न्यूज़ आती है कि भाई 2 दिनों के लिए इंस्टाग्राम बंद रहेगा, तो आप कैसे बौखला जाते हो कि 2 दिन क्या करेंगे, कैसे स्टोरी अपलोड होगी, कैसे रील अपलोड होगी, है ना? तो आज भी अगर कुछ ऐसा एरर आता है तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसीलिए नेटवर्किंग और सिग्नल्स, चाहे वो मोबाइल के हों चाहे वो सेल के हों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए, प्रॉपर सिग्नलिंग के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है सिग्नलिंग का, चाहे वो मतलब नॉर्मल सोशल लाइफ में हो हम लोगों के बीच, चाहे वो सेल के अंदर हो। अब आप को जब मैं ये डेफिनेशन पढ़ूंगा तो ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाओगे, ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। तो cell signaling is a process by which cells communicate with each other or respond to other environment to coordinate various physiological activities। इसमें क्या होती है, एक सेल दूसरे सेल से बात करती है, कैसे? विद द हेल्प ऑफ सम मॉलिक्यूल्स, है ना? एक सेल क्या करती है, कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज करती है, वो मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करके जाते हैं दूसरे सेल के पास और उसको सिग्नल देते हैं कि भाई ये चीज़ की ज़रूरत है अभी बॉडी में, आप इसको रिलीज करवा दो। ठीक है, तो इस तरीके से सिग्नलिंग होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ सिग्नलिंग होती है, वो मैं अभी आपको आसानी से समझाऊंगा। ठीक है, जैसे कि आप दूर हो शहर में, आपके गांव में आपके घर पे पैसे चाहिए, तो आप फोन करते हो किसी को, फ्रेंड को, कि यार मेरे घर पे जाके थोड़े से पैसे दे दो। वो जाता है और पैसे दे देता है, तो आपका मैसेज डिलीवर हो गया, आपका जो आप चाहते थे वो हो गया। वैसे ही सेल के अंदर भी होता है। तो दिस कम्युनिकेशन अकर्स थ्रू ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर इवेंट्स, typically involving the reception, transduction and response to signal। तो जब ये जो सिग्नलिंग का जो प्रोसेस होता है पूरा का पूरा काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूलर इवेंट्स होते हैं। बट अगर हम अ, आसानी से अगर समझना चाहें तो वो पूरे के पूरे मॉलिक्यूलर इवेंट्स को 3 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला होता है रिसेप्शन, दूसरा होता है ट्रांसडक्शन और तीसरा होता है रिस्पॉन्स टू सिग्नल, जिसकी बात हम अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे इन तीनों स्टेप्स की, जो कि पूरे सेल सिग्नलिंग को डिफाइन करते हैं एक तरीके से। ओके, तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि सेल सिग्नलिंग का पर्पस क्या है ना? क्यों होती है ये सिग्नलिंग? तो आपको पता है कि सिग्नलिंग किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए होती है, ठीक है? तो मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जैसे कि सेल सिग्नलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल्यूलर ग्रोथ। सेल को ग्रो होने के लिए सिग्नलिंग की जरूरत पड़ती है। सेल डिफरेंशिएशन के लिए सिग्नलिंग की जरूरत पड़ती है। मेटाबॉलिज्म के लिए पड़ती है, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए पड़ती है और एपोप्टोसिस के लिए पड़ती है। तो बहुत सारे और भी कई फंक्शन है, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिसमें सेल सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम एक एक करके जल्दी से समझना चाहें तो देखो, सेल ग्रोथ के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। सेल ग्रोथ क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच अ सेल इंक्रीज इन इट्स साइज एंड मास। और इस टाइम पे क्या होता है, ड्यूरिंग द इंक्रीज ऑफ साइज और मास देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स such as proteins, lipids, nucleic acids and organelles। तो ये सेलुलर ग्रोथ और इन सब चीज़ों के लिए, प्रोटीन का बनना, लिपिड का बनना, न्यूक्लिक एसिड का बनना, है ना? न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए का रेप्लिकेशन कितना होना है, कैसे होना है, कौन से आरएनए का रेप्लिकेशन होना है, कौन से डीएनए का रेप्लिकेशन होना है, कौन सा प्रोटीन बनना है, किस तरीके का लिपिड बनना है, इन सब चीज़ों के लिए प्रॉपर सिग्नलिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि इनके थ्रू ही सेल का ग्रो होना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नलिंग इन्वॉल्व है। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है सेल डिफरेंशिएशन का। तो सेल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि सेल डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस इन विच लेस स्पेशलाइज्ड सेल्स बिकम्स अ मोर स्पेशलाइज्ड सेल्स। फॉर एग्जांपल, जो स्टेम सेल होती है उसका खुद का कुछ वो फंक्शन नहीं होता, बट जब स्टेम सेल डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स में डिफरेंशिएट होती है, जैसे प्लोरीपोटेंट सेल और टोटीपोटेंट सेल, फिर हिमेटोपोइटिक सेल्स, फिर इम्यून सेल्स। तो तो इन सेल्स का, इम्यून सेल्स का रोल आता है आपका इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में, टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन एंटीजेंस। हिमेटोपोइटिक सेल्स होती है, ब्लड रिलेटेड सेल्स होती है, प्लेटलेट्स हो गया, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, है ना? तो जब स्टेम सेल खुद का इतना रोल प्ले नहीं करती बॉडी में, बट वो डिफरेंशिएट जब होती है अलग अलग टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स में, तब वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो सेल डिफरेंशिएशन है ना? मैच्योरेशन ऑफ सेल, डिफरेंशिएशन ऑफ सेल फ्रॉम
लेस स्पेशलाइज्ड टू मोर स्पेशलाइज्ड, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सिग्नलिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म आपको पता ही है, ये हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जल्दी से आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूँ तो मेटाबॉलिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 4th 5th क्लास की स्टैंडर्ड बुक्स में हमको ये कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म समझाया गया था सबसे फर्स्ट टाइम। तो एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज बहुत सारे जब मिल के ग्लाइकोजन बनाते हैं, ग्लूकोज सिंगल 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 कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, जब वो सारे ग्लूकोज पॉलीमराइज होते हैं तो ग्लाइकोजन बनाते हैं। तो ये जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने का प्रोसेस है वो है एनाबॉलिज्म, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपलर स्मॉलर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और वहीं उल्टा जब कैटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर सिंपलर ग्लूकोज यूनिट्स, है ना, मोनोसेकेराइड यूनिट्स, तो वो बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो ये जो ब्रेक डाउन और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, जो कि बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेटाबॉलिज्म के लिए भी आपका सेल सिग्नलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, कि आपकी बॉडी में जब कोई फॉरेन एंटीजन एंटर करता है तो डिफरेंट काइंड ऑफ इम्यून सेल्स एक्टिवेट होते हैं, टी सेल्स, बी सेल्स फिर मेमोरी बी सेल्स में, और इफेक्टर बी सेल में जो एंटीबॉडीज वगैरह बनाते हैं। तो इसके लिए भी सेल सिग्नलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आता है एपोप्टोसिस। जैसे कि एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ। आसान भाषा में ये बताया जाए कि जिस सेल की ज़रूरत नहीं है बॉडी में, बॉडी उस सेल को एलिमिनेट कर देती है, क्लियर अवे कर देती है, मतलब उसको डिग्रेड करवा देती है ना? वो सेल मर जाती है, सिंपल। तो उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। तो सिग्नलिंग तो आ रही होगी ना कहीं से कि भाई तुम्हारी अब ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब जैसे कंपनी में से किसी को फायर करना है, निकालना है, तो उसको बता दिया जाएगा कि भैया तुम्हारी ज़रूरत नहीं है इस कंपनी में, तुम जा सकते हो, तो उसको निकाल दिया जाता है। तो उसको प्रोग्राम्ड फायरिंग बोल सकते हो, कि उसको अच्छे से बताया गया कि भाई तुम्हारी अब जरूरत नहीं है, अब तुम प्लीज रिजाइन कर दो, तो वो चला जाता है एम्प्लॉय छोड़ के। वैसे ही सेल को बोल दिया जाता है कि भाई तुम्हारी अब जरूरत नहीं है बॉडी में, अब तुम्हारा प्रोग्राम सेल डेथ होगा, मतलब हमने प्रोग्राम कर लिया ताकि तुम्हें मरना होगा, तो उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। तो इन सब चीजों के लिए सेल सिग्नलिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और सेल सिग्नलिंग का प्रिसाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है to perform all these functions, whether it is growth, differentiation, metabolism, immune response or apoptosis। चलिए, अब जैसे कि हमने बात की थी कि 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं सेल सिग्नलिंग में। पहला है आपका सिग्नल रिसेप्शन। इसका मतलब क्या होता है कि सिग्नल आया किसी सेल के पास, और पहली बार सेल ने किसी सेंस किया उस सिग्नल को। वो सिग्नल कुछ भी हो सकता है, हम बात करेंगे आगे भी किस किस टाइप के सिग्नल होते हैं। और इसमें क्या होता है, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाता हूँ, कि मतलब सिग्नल का आना सेल के पास और सिग्नल का रिसीव करना सेल के थ्रू, तो वो होता है सिग्नल रिसेप्शन। एक बार जब सेल को सिग्नल मिला, कोई पर्टिकुलर सिग्नल, ठीक है, वो सिग्नल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कि जैसे आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, अब सेल को सिग्नल गया कि भाई ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, अब उसको कम करना है, तो उस हिसाब से सेल रिएक्ट करेगा, है ना, और क्या करेगा, इंसुलिन सिक्रीट करवाएगा, ठीक है। तो सिग्नल क्या मिला कि ग्लूकोज बढ़ गया है, ये सिग्नल रिसेप्शन हो गया। फिर द सेकंड स्टेप क्या होता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन। मतलब ग्लूकोज बढ़ गया है, तो अब वो एक पाथवे एक्टिवेट करेगा, उसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन, मतलब एक्टिवेशन ऑफ पाथवे, स्पेसिफिक पाथवे। उसमें वो सारी मॉलिक्यूल्स, वो सारी चीजें एक्टिवेट होंगी जो कि इन ग्लूकोज को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उसके बाद सेलुलर रिस्पॉन्स, और जब वो पाथवेज अपना काम सक्सेसफुली कर लेगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्नल रिसेप्शन की। तो इसमें होता क्या है, इसमें लाइगेंड आता है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, वो सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होता है उससे इंटरेक्ट करता है। तो इसमें मेनली होता है लाइगेंड और रिसेप्टर का इंटरेक्शन, ठीक है। तो जैसे कि आप, अगर ये आपका सेल है, ठीक है, ये आपका सेल है और ये है आपका लाइगेंड, ठीक है, ये, तो ये आके आपके सेल से कम्युनिकेट करने करने की कोशिश करेगा। अब ये लाइगेंड कुछ भी हो सकता है, ये आपका हार्मोन हो सकता है, ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
अभी हम डिफरेंट काइंड ऑफ लाइगेंड्स की बात करेंगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे। बट यहाँ पे क्या है कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है सिग्नलिंग सेल सिग्नलिंग में, कि एक लाइगेंड आता है और वो एक रिसेप्टर से इंटरेक्ट करता है सेल के किसी भी रिसेप्टर के साथ। ठीक है। उसके बाद अगर हम लाइगेंड की बात करें, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए, तो इसको जरा ध्यान से समझना कि जो लाइगेंड आया है, अब किस टाइप का सिग्नलिंग एक्टिवेट होगा और ये लाइगेंड कैसे इंटरेक्ट करेगा सेल के साथ, ये लाइगेंड सेल के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन विच काइंड ऑफ लाइगेंड इज इंटरेक्टिंग। तो लाइगेंड हमारे दो तरीके के होते हैं मेनली, एक होता है हाइड्रोफिलिक लाइगेंड, और दूसरे टाइप का जो लाइगेंड होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक लाइगेंड। ठीक है। तो आपको हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक तो पता ही है, बट फिर भी मैं जल्दी में आपको बता दूं कि हाइड्रोफिलिक लाइगेंड का मतलब हो गया आपका कि वो लाइगेंड, कोई भी ऐसी चीज जो हाइड्रोफिलिक होती है उसका मतलब होता है कि वो वाटर सॉल्यूबल है। ठीक है। वो क्या है? वाटर सॉल्यूबल। और अगर कोई चीज हाइड्रोफोबिक है तो वो लिपिड सॉल्यूबल है। ठीक है। लिपिड सॉल्यूबल, या आप इसको बोल सकते हो वाटर इनसॉल्यूबल। ये चीज आपने बेसिक है, बहुत ज्यादा पहले ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे आप, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक क्या होता है। तो अब देखो, आप ध्यान से इस चीज को समझना कि बहुत सारी चीजें तो आपको यहीं से समझनी आनी शुरू हो जाएगी। जैसे अब आप अगर देखो तो ये मान लो सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। और आपको पता है, इसलिए मैंने बोला आप लेक्चर 1 to 4 जो सेल बायोलॉजी का है उसको आप समझो, उसको आप देखो पढ़ो, वहां पे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में समझ में आएगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन क्या है वो समझ में आएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है सेल का, वो उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? वो होता है लिपिड से मिलके बना होता है। इसमें जो मेजर कंटेंट होता है वो लिपिड होता है। ठीक है। मेजर मेजर कंटेंट जो होता है वो लिपिड होता है, और माइनर कंटेंट जो होता है वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन भी होते हैं मेम्ब्रेन में बट बहुत कम होते हैं, बट मेजरली क्या होता है? लिपिड। और आपको पता है कि लिपिड क्या होता है? लिपिड होता है हाइड्रोफोबिक। ठीक है। राइट। तो अब देखो आप कि अगर कोई हाइड्रोफिलिक लाइगेंड है तो वो लिपिड को क्रॉस नहीं कर सकता, वो लिपिड इनसॉल्युबल होता है। ठीक है। वो रिपल्सन होगा उसका हाइड्रोफोबिक, किसी भी हाइड्रोफोबिक चीज से। तो हाइड्रोफिलिक जो लाइगेंड होगा वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इस केस में ऐसे लाइगेंड के लिए कौन से रिसेप्टर की जरूरत होती है? ऐसे रिसेप्टर जो सेल के सरफेस पे प्रेजेंट हो। ठीक है। तो इनको बोला जाता है सेल सरफेस रिसेप्टर। और ये किसके लिए यूजफुल होते हैं? हाइड्रोफिलिक लाइगेंड के लिए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफिलिक लाइगेंड कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय इटसेल्फ। लेकिन ऑन द अदर हैंड, द हाइड्रोफोबिक लाइगेंड, जो हाइड्रोफोबिक लाइगेंड होते हैं वो होते हैं लिपिड सॉल्युबल। ठीक है। ये लिपोफिलिक बोल सकते हो। तो ये लिपोफिलिक होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं, लिपिड से इनकी अच्छी दोस्ती होती है। तो भाई भाईचारे में क्या करते हैं, ये आराम से अपने आप ही क्रॉस कर सकते हैं। कौन से लाइगेंड? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक लाइगेंड को किसी भी सेल सरफेस रिसेप्टर की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप लिपिड मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाते हैं। और ऐसे लाइगेंड जो होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक या इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर से इंटरेक्ट करते हैं। कौन से? इंट्रा सेल्यूलर से। क्यों? क्योंकि वो सरफेस पे उनको जरूरत पड़ेगी नहीं, अब वो सीधा क्रॉस कर जाएंगे, अंदर आएंगे तो उनको कोई ना कोई सिग्नलिंग पाथवे तो एक्टिवेट करना पड़ेगा ना। और कोई भी सिग्नलिंग पाथवे तभी एक्टिवेट होता है जब कोई पर्टिकुलर रिसेप्टर किसी पर्टिकुलर लाइगेंड से इंटरेक्ट करता है। तो इस केस में जो हाइड्रोफोबिक लाइगेंड होते हैं वो सेल के अंदर एंट्री करने के बाद इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर से इंटरेक्ट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आगे कि ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल सरफेस रिसेप्टर है और इंट्रा सेल्यूलर है वो रिसेप्टर है, वो कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखो, रिसेप्टर्स जो होते हैं वो होते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर और इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर। अभी तक आपको ये चीज समझ में आ ही गई होगी। तो अगर हम सेल सरफेस रिसेप्टर की बात करें तो फॉर एग्जांपल जीपीसीआर का एग्जांपल यहाँ पे आता है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर।
अभी हम जीपीसीआर के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जब इसका टॉपिक आएगा, इसका टर्न आएगा, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर। उसके बाद आता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, आरटीके, जिसका एग्जांपल है इंसुलिन रिसेप्टर। अब देखो यहाँ पे आपको चीजें और क्लियर होगी। जो इंसुलिन होता है ना, इंसुलिन जो होता है, जल्दी से मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ कि ये होता है एक पेप्टाइड हार्मोन। ये होता तो हार्मोन है, ठीक है, बट ये पेप्टाइड हार्मोन होता है। आपको पता है कि पेप्टाइड क्या है? फ्रेगमेंट ऑफ अमीनो एसिड, लाइक शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन बोल सकते हो। जैसे प्रोटीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। पेप्टाइड क्या होता है कि मतलब प्रोटीन जितना बड़ा नहीं होता, बट बना होता है ये अमीनो एसिड से बना होता है। जैसे बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर ऐसा पेप्टाइड बना होता है, ठीक है। और प्रोटीन भी अमीनो एसिड से बना होता है। तो ये जो प्रोटीन है ना, ये क्या है कि इसमें तो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड भी हो सकता है, हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड भी हो सकते हैं, बट मोस्टली हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स होते हैं, चार्ज अमीनो एसिड्स होते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि ये खुद से मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। तो ये किसी सेल सरफेस रिसेप्टर से इंटरेक्ट करता है। इसीलिए इंसुलिन रिसेप्टर क्या होता है, सेल सरफेस रिसेप्टर। और जो उसका रिसेप्टर होता है, उसका वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, आरटीके, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस। उसके बाद लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, जिसमें आप एग्जांपल है गाबा रिसेप्टर, ठीक है। उसके बाद साइटोकाइन रिसेप्टर। तो ये सारे रिसेप्टर सेल सरफेस रिसेप्टर के अंडर आते हैं। उसके बाद साइटोकाइन रिसेप्टर का एग्जांपल है IL-6 रिसेप्टर, इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर। अगर हम बात करें इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर की, तो ये होते हैं दो टाइप्स के। एक होता है न्यूक्लियर रिसेप्टर और एक होता है साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। तो न्यूक्लियर रिसेप्टर जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे होते हैं, और साइटोप्लाज्म जो आपको पता ही है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है तो वो साइटोप्लाज्मिक होता है। न्यूक्लियस के अंदर होता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे होता है तो वो न्यूक्लियर रिसेप्टर का ही न्यूक्लियर रिसेप्टर माना जाएगा। और सेल सरफेस रिसेप्टर जो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लोकेटेड होते हैं, यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम न्यूक्लियर रिसेप्टर की बात करें तो एग्जांपल होगा रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर। और साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर का एग्जांपल है एस्ट्रोजन रिसेप्टर और प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर। क्यों? क्योंकि देखो, चाहे वो रेटिनोइक एसिड हो, चाहे वो थायराइड हार्मोन हो, एस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरॉन हो। जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये तो स्टेरॉइड रिसेप्टर है, ओ सॉरी स्टेरॉइड हार्मोन है। और स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, है ना। तो इस वजह से ये डायरेक्टली सेल को क्रॉस कर जाते हैं और सीधा जाके साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से इंटरेक्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये टाइप ऑफ रिसेप्टर्स एंड लाइगेंड्स इजीली समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं आगे और सेकंड स्टेप की बात करते हैं आफ्टर द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था? सिग्नल रिसेप्शन। उसके बाद सिग्नल रिसीव हो गया, लाइगेंड ने रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट कर लिया। तो अब सेकंड स्टेप पे क्या होगा? सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है, जिस टाइप का लाइगेंड आया था, है ना, उसी टाइप का सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे एक्टिवेट होगा। अगर इंसुलिन आया था तो इंसुलिन के अकॉर्डिंग, इंसुलिन के स्पेसिफिक जो पाथवे है वही एक्टिवेट होगा। ग्लूकागन अगर लाइगेंड होता तो ग्लूकागन के स्पेसिफिक होता। डोपामिन होता तो डोपामिन के स्पेसिफिक होता। तो फॉर एग्जांपल जो लाइगेंड इंटरेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग पाथवे एक्टिवेट होता है, ठीक है। सीरीज ऑफ बायोकेमिकल इवेंट्स occurs in response to a signal and involve several components। तो सिग्नल वही है जो अभी मैंने आपको समझाया। वो कुछ भी हो सकता है, हार्मोन हो सकता है या न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है। हार्मोन में इंसुलिन हो सकता है, ग्लूकागोन हो सकता है, और भी डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स हैं। जैसे कि सिग्नल में क्या क्या हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, कोई ग्रोथ फैक्टर हो सकता है। जब वो सेल के रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और पाथवे को एक्टिवेट करते हैं, तो उस पाथवे में बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो जैसे कि साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम आयंस, IP3, प्रोटीन काइनेस और प्रोटीन फोस्फेटेज, ठीक है। तो ये जो रेड में आप देख रहे हो ये सिग्नल है, और ये जो ब्लू में देख रहे हो ये वो कंपोनेंट्स है जो पाथवे के पार्ट्स होते हैं। पाथवे जब एक्टिवेट होता है तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं ये दोनों चीजें समझाना चाहूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक पाथवे का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो जैसे ये जो है अपना हार्मोन एपिनेफ्रिन, ये हो गया सिग्नल, ठीक है। ये सिग्नल हो गया, ये आके अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ, ये रिसेप्टर है। तो जब ये सिग्नल इस रिसेप्टर से बाइंड हुआ, एपिनेफ्रिन का जो रिसेप्टर होता है वो बीटा एड्रीनर्गिक एसिड बीटा बीटा एड्रीनर्गिक रिसेप्टर होता है।
याद रखना आप, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब ये रिसेप्टर और लाइगेंड का इंटरेक्शन होता है तो ये क्या करता है कि यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर्स को, मैं एक होता है साइक्लिक एमपी, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, उसको एक्टिवेट कर देता है। फिर साइक्लिक एमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर देता है। प्रोटीन काइनेज ए क्या करता है कि आगे जाके सी आर ई बी को फॉस्फोरिलेट करता है और सी आर ई बी एक्टिवेट हो जाता है। फिर जाके ये क्या करता है, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, जो कि इस पर्टिकुलर सिग्नल के अकॉर्डिंग सेल में रिस्पॉन्स जनरेट कर सके। तो आप देखो, ये हो गया सिग्नल आपका, और ये वो हो गए कंपोनेंट्स सेकेंडरी सेकेंडरी मैसेंजर में, साइक्लिक एमपी हो गया, प्रोटीन काइनेज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन पाथवे एक्टिवेट होता है। थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें सेल्यूलर रिस्पॉन्स की, कि जब पाथवे एक्टिवेट हो गया, अब क्या होगा, जब पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर इवेंट्स होंगे, तो उसके बाद रिस्पॉन्स तो जनरेट होगा ही होगा, है ना। जैसे मैंने इंसुलिन का एग्जांपल दिया था कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा, तो क्या हुआ कि इंसुलिन आके रिसेप्टर से बाइंड हुआ, उसने पाथवे एक्टिवेट किए कि बताने के लिए सेल को कि भाई ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, इसको कम करना है, तो उस हिसाब से एक्टिवेट कर दो पाथवे। तो अब फाइनल रिस्पॉन्स क्या होगा सेल्यूलर, कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होना चाहिए। तो वो उसको बोलते हैं सेल्यूलर रिस्पॉन्स, जो फाइनल आउटकम होता है, जो फाइनल रिजल्ट होता है। तो उसमें जैसे किस किस चीज़ों के लिए सेल सिग्नलिंग की जरूरत पड़ती है, जैसे अगर कोई सिग्नलिंग होगी किसी जीन के एक्सप्रेशन को कम हो करने के लिए या ज़्यादा बढ़ाने के लिए हो सकती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, तो अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन क्या है, पेप्टाइड, है ना, मतलब प्रोटीन है। ठीक है, तो प्रोटीन किससे बनता है, एमआरएनए से। एमआरएनए किससे बनता है, डीएनए से। तो डीएनए से पहले जब एमआरएनए बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो जब बॉडी को इंसुलिन की जरूरत होगी, तो इंसुलिन का जो जीन होगा, मतलब इंसुलिन का जो डीएनए होगा, उसका ट्रांसक्रिप्शन होना जरूरी होगा, है ना। तो उसी को बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो मतलब इसका एक्सप्रेशन हाई हो जाएगा इंसुलिन रिलेटेड जीन का। तो सिग्नल जब आया इंसुलिन को बढ़ाने का, तो इसका जीन एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो वही किसी पर्टिकुलर सेलुलर रिस्पॉन्स में जीन एक्सप्रेशन हो सकता है, मतलब किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को अगर बढ़ाना है सेल में, तो उस हिसाब का सिग्नल सेल के अंदर आया होगा, इसलिए वो जीन एक्टिवेट हुआ है या जीन रिप्रेस हुआ है। ठीक है, दूसरे टाइप का जो सेलुलर रिस्पॉन्स हो सकता है, वो किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में अल्टरेशन, मतलब अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना है तो वैसा सिग्नल आया होगा, ग्लूकोज बनना है तो वैसा सिग्नल आया होगा। तो जिस टाइप का सिग्नल होता है वैसा ही सेलुलर रिस्पॉन्स होता है, बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर अगर सेल को ऐसा सिग्नल आया है कि भाई आपको अपना सेलुलर शेप थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, तो वो साइटोस्केलेटल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड सिग्नल आया होगा, वैसे ही पाथवेज एक्टिवेट हुए होंगे, और फिर साइटोस्केलेटन ने क्या होगा कि कॉन्फॉर्मेशन अपना चेंज किया होगा, जिसकी वजह से सेलुलर शेप चेंज हो गई होगी। फिर अगर ऐसा सिग्नल आया होगा सेल को कि भाई अब तुम्हें साइज में बड़ा होना है, ग्रोथ करनी है तुम्हें, तुम्हें डिवाइड करना है, ठीक है, माइटोसिस मियोसिस करना है, तो वैसा सिग्नल आया होगा, वैसे पाथवे एक्टिवेट हुए होंगे और सेल डिवाइड करने लग गई होगी। या एपोप्टोसिस के लिए कि किसी सेल को बताया गया होगा किसी सिग्नल के थ्रू कि भाई अब तुम्हें मरना होगा, तुम्हें तुम्हारा प्रोग्राम सेल डेथ होना जरूरी है बॉडी के एफिशिएंट फंक्शन के लिए, और उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। तो उस टाइप का सिग्नल आया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा सिग्नल आता है वैसे पाथवेज एक्टिवेट होते हैं, और उसी हिसाब से सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ओके। ओके, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग की, है ना। तो बेसिक्स हमने डिस्कस कर लिए कि सिग्नलिंग क्या है, कैसे होती है, ये ओवरऑल हमें आइडिया अब लग गया है। तो हम धीरे धीरे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस किस तरीके से सिग्नलिंग हो सकती है। तो सिग्नलिंग जो होती है ना, वो दो टाइप की होती है मेनली। पहली होती है डायरेक्ट सेल टू सेल सिग्नलिंग, ठीक है। दूसरी होती है ऐसी सिग्नलिंग जिसमें मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है, मतलब एक सेल क्या करेगा, कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज करेगा और वो मॉलिक्यूल्स आके फिर सेल से इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो दो टाइप की होती है। ये पहले वाली क्या हो गई, डायरेक्ट सेल टू सेल। दूसरी में कि कुछ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे। तो अभी आपको क्लियर होगा ये चीज, मैं आपको भी समझाता हूँ। तो अगर हम बात करें डायरेक्ट सेल सेल सिग्नलिंग की, तो उसका एग्जांपल होता है जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। और अगर हम बात करें कि ऐसे सिग्नलिंग की दोज इन्वॉल्व सम मॉलिक्यूल्स, तो वो होते हैं
there are three kind of such signaling pathways: एंडोक्राइन, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन। तो सबके बारे में थोड़ा सा आराम से समझते हैं। तो अगर हम जक्स्टाक्राइन की बात करें तो सबसे पहले आपको कोई भी टॉपिक समझना हो, कोई भी चीज़ समझनी हो, आप उसके टर्म पे फोकस करो। आपको आधे से ज़्यादा सब चीज़ें तो वहीं से समझ में आ जाएंगी। तो अगर हम जक्स्टाक्राइन में जक्स्टा की बात करें, है ना, जक्स्टा की अगर हम बात करें तो जक्स्टा का मतलब होता है बिसाइड या नेक्स्ट टू। मतलब आपके बगल में कोई बैठा है आपका दोस्त, तो वो जक्स्टा पोजीशन पे बैठा हुआ है। आपका जो पड़ोसी है, आपके घर के बगल में जो दूसरा घर है, वो जक्स्टा पोजीशन पे है। ठीक है, मतलब आपके बगल में, बिसाइड, नेक्स्ट टू यू, है ना। क्राइन का मतलब होता है कि क्राइन का मतलब सिग्नलिंग। तो सिग्नलिंग बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स, सिग्नलिंग बिटवीन द एडजेसेंट पीपल, लाइक दो लोग आपस में साथ साथ बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल एडजेसेंट, बिसाइड, एक दूसरे के बिसाइड बैठे हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे कि, और ये एग्जांपल को ध्यान रखना, आगे जब हम पैराक्राइन समझेंगे तो दोनों में डिफरेंशिएट करना जरूरी है, जक्स्टाक्राइन और पैराक्राइन में। यहाँ पे ये आपका घर है, ठीक है, और ये आपके पड़ोसी का घर है। आपके घर में जो एक खिड़की निकलती है और यहाँ पे आपके पड़ोसी के घर में जो खिड़की निकलती है, ये इतनी ज़्यादा यूज़फुल है, ये दोनों विंडोज़ आप दोनों के घरों में, कि कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ दे देते हो, और आपको ज़रूरत पड़ती तो आपके पड़ोसी से आप डायरेक्टली इन खिड़कियों से आदान प्रदान कर सकते हो चीज़ों का। आपको कोई ज़रूरत नहीं है गेट से आप बाहर निकलो, फिर यहाँ जाओ, फिर चीज़ लेके वापस जाओ इधर। ठीक है, तो बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली कांटेक्ट है आपका दोनों खिड़कियों के बीच में से, है ना। क्यों? क्योंकि आपका पोजीशन जो है वो एक दूसरे के बगल बगल में है। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो, जब दो सेल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं बिना किसी मॉलिक्यूल को सिक्रेट किए हुए, मतलब ये सेल जो है इसने वो मॉलिक्यूल सिर्फ अपने सरफेस पे प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, और ये जो सरफेस पे जो इसके प्रेजेंट हुआ है, एक्सप्रेस हुआ है, इस मॉलिक्यूल ने डायरेक्टली दूसरे सेल के रिसेप्टर से डायरेक्ट इंटरेक्ट किया। तो वो जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जक्स्टाक्राइन मतलब डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन सेल टू सेल। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जक्स्टा क्राइन सिग्नलिंग। तो सिग्नलिंग बाय डायरेक्ट सेल टू सेल, ठीक है, इसका एग्जांपल है इंटीग्रीन्स एंड कैडरीन्स। इंटीग्रीन्स और कैडरीन्स ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, उनको आप सेल एडेसिव मॉलिक्यूल भी बोलते हो। ये क्या होते हैं, ये सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, और डायरेक्टली दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट करते हैं बाय इंटरेक्टिंग विद द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द अनदर सरफेस इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल याद रख सकते हो। जक्स्टाक्राइन के जो एग्जांपल है वो इंटीग्रीन और कैडरीन इंटरेक्शन होते हैं, सेल एडिशन मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऐसी सिग्नलिंग पाथवेज जो अ, जो इन्वॉल्व करते हैं मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, कि एक सेल मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, एक सेल जो है वो कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज करेगा, ठीक है, और फिर ये मॉलिक्यूल जो है ट्रैवल करेंगे, और तब जाके जो रिसेप्टर है दूसरे सेल का उस पर बाइंड करेंगे। तो डायरेक्ट सेल टू सेल इंटरेक्शन नहीं होता, बट इट इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वो तीन टाइप के होते हैं। देयर आर थ्री काइंड ऑफ सच सिग्नलिंग पाथवेज। पहला होता है एंडोक्राइन, ऑटोक्राइन, फिर तीसरा होता है पैराक्राइन। तो अगर हम एंडोक्राइन की बात करें तो एंडोक्राइन में आप सबसे पहले एंडो का मतलब समझो। ठीक है, तो एंडो का जो मतलब होता है वो होता है विद इन। तो ऐसे याद रख सकते हो कि विद इन द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक सेल ने मॉलिक्यूल सिक्रीट किया, ये मॉलिक्यूल्स ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करके और ऐसे किसी सेल के साथ जाके इंटरेक्ट करते हैं जो उससे काफी दूर लोकेटेड है। ठीक है, पास पास में नहीं, दूर। ठीक है, दूर भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, लेकिन वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो मॉलिक्यूल्स पहुंचते हैं उसको एंडोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे सिग्नलिंग सिक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड एंडोक्राइन सेल्स एंड कैरिड थ्रू द सर्कुलेशन टू एक्ट ऑन ए टारगेट सेल at distant बॉडी साइट्स, फॉर एग्जांपल इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या होता है, कहाँ पे सीक्रेट होता है, पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज में एक सेल होती है जिसको बोलते हैं, पेनक्रियाज में जो होती है आइलेट, आइलेट में कई टाइप की सेल्स होती है, जैसे अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। तो जो अल्फा सेल है
वो ग्लूकागन सिक्रीट करती है, बीटा सेल जो होती है वो इंसुलिन सिक्रीट करती है। ये सब हम ये आगे पढ़ेंगे तसल्ली से। तो इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय आइलेट ऑफ पेनक्रियाज एंड देन इट ट्रेवल वाया ब्लड स्ट्रीम, फिर ये ब्लड में एंट्री करता है, जैसे ये ब्लड में एंट्री किया, अब ये ट्रैवल करके जाएगा अपने टारगेट सेल के पास, जैसे लिवर या मसल सेल। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे समझो, तो ये हो गया आपका, ये जो है आपका बीटा सेल हो गई, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास। यहाँ से ये जो है ये इंसुलिन हो गया, ये ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करके पहुंचा लिवर या मसल सेल के पास। तो इस टाइप की सिग्नलिंग को एंडोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। अब अगर हम बात करें पैराक्राइन सिग्नलिंग की, तो पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, ये पैराक्राइन में पैरा का मतलब भी क्या होता है कि बिसाइड ही होता है। जक्स्टा का मतलब भी बिसाइड था, पैरा का मतलब भी बिसाइड है, जक्स्टा का मतलब भी नेक्स्ट टू था, पैरा का मतलब भी नेक्स्ट टू है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? तो डिफरेंस मैं आपको पहले यहाँ से समझाता हूँ। आपको याद है आपका और आपके पड़ोसी का घर बिल्कुल बगल बगल में था, वहां पे खिड़कियां भी थी, और डायरेक्ट खिड़कियों से लेना देना हो रहा था, बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो ये तो था आपका जक्स्टा, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द हाउसेस, डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द सेल्स। लेकिन पैराक्राइन में क्या होता है कि भाई आसपास ही होता है, बगल में ही होता है, लेकिन खिड़की नहीं है कोई भी यहाँ पे। ठीक है, या बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है, थोड़े से दूर है कंपेयर टू जक्स्टाक्राइन। तो इस केस में क्या होगा भाई, आपको दरवाजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पहले बाहर आना पड़ेगा, फिर यहाँ जाना पड़ेगा, इनसे बातचीत करनी पड़ेगी। तो वैसे ही सेल में, ये सेल है, इस सेल ने कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज किए, ये मॉलिक्यूल ट्रेवल करके गए और दूसरे सेल के रिसेप्टर पर जाकर बाइंड किए। तो ये हो गया आपका पैराक्राइन, जिसमें सेल टू सेल डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, बट दोनों सेल आसपास ही है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसका जो है वो है न्यूरो ट्रांसमीटर, एक्शन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर याद ही होंगे, है ना? तो न्यूरॉन्स जो साइनेप्सिस होते हैं, वो वहां से क्या होता है, साइनेप्स ऑफ वन न्यूरॉन रिलीज सम molecules like neurotransmitter and they interact with the receptor present on another neuron। तो है दोनों न्यूरॉन बगल बगल में ही, बट इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, विद हेल्प ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ सिग्नलिंग है विच टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सिक्रेटेड मॉलिक्यूल्स, वो है हमारा ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि भाई एक ही सेल इन्वॉल्व होती है, वही मॉलिक्यूल रिलीज करती है, और वो रिलीज किया हुआ मॉलिक्यूल उसी सेल के रिसेप्टर के साथ जाके इंटरेक्ट कर लेता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, खुद ही ने मॉलिक्यूल रिलीज किया और उसी के रिसेप्टर से आके बाइंड हो गई। तो इसका एग्जांपल है इम्यून सेल और उसमें टी लिम्फोसाइट। ये क्या करती है, ये जब टी सेल एक्टिवेट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन एंटीजन, तो ये प्रोड्यूस करती है कुछ ग्रोथ फैक्टर्स, और वो ग्रोथ फैक्टर्स क्या करते हैं, इसी के रिसेप्टर के साथ आके इंटरेक्ट करते हैं, और इसको सिग्नल देते हैं कि भाई तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी प्रोलिफरेट करना है, क्योंकि एंटीजन की जो संख्या है, क्वांटिटी, वो बढ़ रही है, तो तुम्हें जल्दी जल्दी एक्टिवेट होना है, प्रोलिफरेट होना है, ताकि हम एंटीजन से लड़ सकें। तो इसका एग्जांपल है टी लिम्फोसाइट। ओके, अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार होने वाला है। अभी तक आपको एक बेसिक ओवरव्यू तो समझ में आ गया होगा किस टाइप से सिग्नलिंग टेक प्लेस होती है सेल के अंदर। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको आपसे अगर एक चीज पूछूं कि आपको ये तो पता है कि भाई हर एक मतलब हर एक फंक्शन के लिए, या जो भी बिहेवियरल चेंज हो रहे हैं, जैसे किसी को मूड स्विंग हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई बहुत खुश रहता है, कोई बहुत दुखी रहता है, ठीक है, या कोई बहुत डिप्रेशन में रहता है, या किसी को बहुत एंजाइटी होती है। ठीक है, तो हर चीज के लिए क्या है, बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हार्मोन। ठीक है, इंसान कैसा बिहेव कर रहा है उसका बहुत वन ऑफ द वेरी वन ऑफ द रीजन क्या होता है कि उसके हार्मोनल रेगुलेशन कैसा है उसकी बॉडी में, किस टाइप के हार्मोन्स ज्यादा रिलीज हो रहे हैं उसकी बॉडी में। ठीक है, अगर उसकी बॉडी में ज्यादा डोपामिन रिलीज हो तो हमेशा खुश रहेगा। ठीक है ना? और अगर उसकी बॉडी में ज्यादा एड्रेनलिन वगैरह रिलीज हो रहा है, तो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, तो वो थोड़ा एंजाइटी में रहेगा, है ना? तो डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी में हार्मोन्स किस टाइप का रिलीज हो रहा है, तो वैसे ही रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ तक ये समझ में आता है कि जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वैसे ही रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं। ठीक है,
जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, हार्मोन जैसे रिलीज होते हैं वैसे ही हम बिहेव करते हैं, अगर हम आसान भाषा में ही समझे तो। लेकिन हमें ये समझ में आ रहा है कि हार्मोन बिहेवियर को रेगुलेट करता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि व्हाट रेगुलेट्स व्हाट रेगुलेट्स ईच हार्मोन, हर एक हार्मोन को कौन कंट्रोल करता है, हर एक हार्मोन को कौन रेगुलेट करता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको जब हम समझेंगे तो वो उसमें मजा आएगा। तो हार्मोन रिलीज इज रेगुलेटेड बाय मेनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेंसर्स। तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस टाइप का हार्मोन रिलीज कर रही है, किस पे, उस पे कि आप एनवायरनमेंट से क्या सेंस कर रहे हो, ठीक है, या आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे अगर आपको भूख लग रही है, तो भूख लग रही है तो एक अलग सिग्नल जाएगा आपके दिमाग को, है ना। अगर आपका पेट भरा हुआ है तो एक अलग सिग्नल जाएगा आपके दिमाग को, ठीक है। आपको कहीं पे पेन हो रहा है बॉडी में तो अलग सिग्नल जाएगा, ठीक है। बाहर कोई खतरा है तो अलग सिग्नल जाएगा। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वही सारी फिजियोलॉजिकल होम्योस्टोसिस का करता धरता होता है बॉडी में। सारी फिजियोलॉजिकल होम्योस्टोसिस को मेंटेन करके रखता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कोई भी चीज होती है बॉडी में या हमारे आसपास एनवायरनमेंट में, उसको सेंस कौन करता है? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो कुछ कुछ सिग्नल के मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं, जैसे कि अगर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन सेंस करेगा कि हमारी बॉडी में कहीं इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये उस टाइप की सिग्नलिंग को एक्टिवेट करेगा। डेंजर का अनुभव करेगा कि हमारे आसपास कोई खतरा है। जैसे आप अंधेरे में कहीं जा रहे हो और अचानक से चोर आ जाए चाकू लेके, आपको डराने धमकाने लगे, आपसे छीना झपटी करने लगे, तो उस टाइप की सिचुएशन में सीएनएस कुछ अलग टाइप के हार्मोन्स रिलीज करवाएगा, जो कि हम आगे बात करेंगे। अगर आपको डर लग रहा है तो उसको सेंस करेगा सीएनएस और उसके हिसाब से एक्टिवेट करेगा पाथवेज, उसके हिसाब से रिलीज करवाएगा हार्मोन्स। अगर आपको पेन हो रहा है तो उस हिसाब से एक्टिवेट होंगे पाथवेज, है ना। अगर हाइपोग्लाइसीमिया है या हंगर है तो उस हिसाब से जिस टाइप का मतलब सिग्नल सीएनएस के पास आएगा, ठीक है, उसी हिसाब का सिग्नल वो आगे भी ट्रांसफर करता है। किसको? हाइपोथैलेमस को। तो सीएनएस ने जो भी सेंस किया, वेदर इट इज फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ योर बॉडी और फ्रॉम विद इन द बॉडी, जो भी स्टिमुलाई आया सीएनएस के पास, उसके अकॉर्डिंग वो सिग्नल हाइपोथैलेमस को जनरेट करता है, ठीक है। कि भाई अभी बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, जैसे पेन का सिग्नल आया, या मान लो डेंजर का सिग्नल आया इसके पास, तो ये हाइपोथैलेमस को बताएगा कि भाई आसपास खतरा है ना। हाइपोथैलेमस तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और आगे सिग्नल ट्रांसफर करेंगे कि आसपास खतरा है। उसके बाद आगे के जो ग्लैंड्स होते हैं वो उसी हिसाब के हार्मोन रिलीज करेंगे। तो अब जैसे हाइपोथैलेमस के पास जब सिग्नल आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, तो हाइपोथैलेमस क्या होता है? ये होता है कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। पूरे के पूरे एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? द सिस्टम विच इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ हॉर्मोन्स, है ना। और इसके स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी भी बोलते हैं, आपको पता ही है। तो हाइपोथैलेमस पूरे के पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको कोऑर्डिनेशन सेंटर बोलते हैं। तो जब हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल आता है सीएनएस से, तो वो क्या करता है कि उस सिग्नल को रिसीव करता है और इंटीग्रेट करता है और आगे फॉरवर्ड करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो हाइपोथैलेमस एक्चुअली करता क्या है कि डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ सिग्नल, उस हिसाब का रेगुलेटरी हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करता है। जिस हिसाब का सिग्नल इसके पास आएगा सीएनएस से, उसी हिसाब का, उसी टाइप का रिलीजिंग फैक्टर ये रिलीज करेगा। कौन? हाइपोथैलेमस। और वो रिलीजिंग फैक्टर जाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड आके फर्दर उस हिसाब के मॉलिक्यूलर इवेंट्स को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में मेनली दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये दोनों के दोनों कनेक्टेड होते हैं हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस से सिग्नल सीधा सबसे पहले एंटीरियर या पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आता है और फिर फर्दर आगे की तरफ ट्रांसड्यूस होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे समझो, ये वाला जो फिगर है, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समराइज होंगी एक साथ। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, सेंसरी इनपुट फ्रॉम एनवायरनमेंट, आपके एनवायरनमेंट से
या बॉडी के अंदर से ही जो भी सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मिला, उसने क्या किया, वो सिग्नल आगे पास किया किसको, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ने फिर उस सिग्नल के हिसाब से हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स रिलीज किए, जिसको आप रिलीजिंग फैक्टर्स भी बोल सकते हो, या आप उसको रेगुलेटरी हॉर्मोन्स भी बोल सकते हो। ठीक है, वो रेगुलेटरी हॉर्मोन्स जाते हैं और इंटरेक्ट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो कि फर्स्ट टारगेट होते हैं हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स के। तो देखो, अब जिस टाइप का सिग्नल आएगा उसी टाइप का मॉलिक्यूल हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर अगर सीएनएस को ये सिग्नल आया है कि बॉडी को भाई कॉर्टिसोल की जरूरत है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा कि भाई बॉडी को कॉर्टिसोल की जरूरत है, और हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, रिलीजिंग फैक्टर, जो कॉर्टिसोल के लिए स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल हो, तो वो क्या रिलीज करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा कि तुम कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज करो। ठीक है, और कॉर्टिकोट्रोपिन आगे जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास, और एड्रिनल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होगा, फिर वो कॉर्टिसोल रिलीज करेगा, और फिर वो आगे जाके अपना रोल प्ले करेगा। तो मतलब कहने का ये है कि जो हार्मोन यहाँ पे रिलीज होता है, इन हार्मोन्स पे आप ध्यान देना, आपको फिर समझ में आएगा अच्छे से। जो भी हार्मोन है, जो भी हार्मोन इस एंटीरियर पिट्यूटरी को रिलीज करना है, उस हिसाब का रिलीजिंग फैक्टर एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आता है। जैसे अगर कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज करना है एंटीरियर पिट्यूटरी को, तो इस रिलीजिंग फैक्टर का नाम होगा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अगर एंटीरियर पिट्यूटरी को थायरोट्रोपिन रिलीज करना है, इसके पास थायरोट्रोपिन रिलीज करने का सिग्नल आया, तो ये जो रिलीजिंग फैक्टर होगा वो होगा TSH, मतलब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अगर इसको FSH रिलीज करना है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये रिलीजिंग फैक्टर होगा FSH रिलीजिंग हार्मोन। तो जो फैक्टर आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, वो उसी हिसाब से आगे हार्मोन रिलीज करेगा, और वो फिर स्पेसिफिक ग्लैंड्स के साथ जाके इंटरेक्ट करेगा, और फिर उस हिसाब के हार्मोन सिक्रीट करेंगे। तो ये बहुत ही प्रिसाइज पाथवे होता है, ठीक है, और बहुत ही एक्यूरेट पाथवे होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हुआ तो कुछ का कुछ हार्मोन रिलीज होगा और बॉडी आपकी बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करेगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम अभी हर एक पाथवे के डिटेल में अभी नहीं जा रहे, बस ये मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता था कि किस टाइप से हॉर्मोन्स का रेगुलेशन होता है, कहाँ से सिग्नल आता है। ठीक है, प्राइमरी टारगेट क्या होता है, फर्स्ट टारगेट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, फिर ये जो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं वो हॉर्मोन्स जाके सेकेंडरी टारगेट पे एक्टिवेट करते हैं, जैसे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स, थायराइड या ओवरीज, टेस्टिस, और फिर वो जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं वो फाइनली जाके अपने अपने रोल प्ले करते हैं। तो हम हर एक हार्मोन के बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार चीज आपको बताता हूँ। तो ये तो आपको अब तक समझ में आ ही गया होगा कि सीएनएस जो भी सिग्नल रिसीव करता है उस हिसाब से हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है। फॉर एग्जांपल, अगर हाइपोथैलेमस को सिग्नल आया कि कॉर्टिसोल की जरूरत है, तो वो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मतलब ऐसा रेगुलेटरी हार्मोन जो कि कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज करवाना चाहता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि भाई कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज करो तुम, मतलब या कॉर्टिकोट्रोपिन को एसीटीएच बोलते हैं। तो एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज कर देगा ये, फिर वो जाके एड्रिनल ग्लैंड से बातचीत करेगा, और फिर एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिसोल रिलीज करेगा, और वो मसल, लीवर या एडिपोस जाके इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि at each level in this cascade, in this molecular events, a small signal elicits a larger response। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि आप किसी को कोई बात बताते हो, छोटी सी बात है, और वो जब वो दूसरे बंदे को बताता है तो वो बात थोड़ी बढ़ा चढ़ा के बताता है, फिर जब वो बात तीसरे बंदे तक पहुंचती तो बढ़ा चढ़ा के पहुंचती है, तो वो एम्पलीफाई होते हो जाता है। वैसे ही सेम यहाँ पे होता है। तो अगर हाइपोथैलेमस कोई भी हार्मोन
जैसे यहाँ पे कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, वो अगर नैनोग्राम में रिलीज कर रहा है, तो ये नैनोग्राम में रिलीज किया हुआ हार्मोन जब एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा, तो जो नेक्स्ट हार्मोन रिलीज होगा एसीटीएच, वो माइक्रोग्राम में रिलीज होगा, मतलब नैनोग्राम से सीधा माइक्रोग्राम। समझ रहे हो? उसके बाद जब ये माइक्रोग्राम में रिलीज हुआ हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से रिएक्ट करे, बातचीत करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो जो कोर्टिसोल रिलीज होगा वो मिलीग्राम में रिलीज होगा। समझ रहे हो आप? तो सिग्नल क्या हो रहा है? एम्पलीफाई हो रहा है। तो शुरुआत में बहुत माइन्यूट अमाउंट में जो हार्मोन रिलीज होता है, वो आगे चल के बहुत लार्ज रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है। तो थोड़ा ही हार्मोन, थोड़ा ही रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा काफ़ी होता है एक एम्पलीफाइड सिग्नल को जनरेट करने के लिए। तो ये चीज़ कहीं पर अगर किसी एग्जाम में ये कंसेप्ट पूछा जाए, तो आई होप आपको हेल्पफुल होगा। ओके, तो अब कुछ नेक्स्ट लास्ट के कुछ स्लाइड्स बचे हैं, ठीक है। और जो हार्मोन का जो पूरा एक कंसेप्ट है ना, और वो जो ग्लैंड्स का जो पूरा कंसेप्ट है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है कि उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे पाथवेज इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं अचानक से सारे के सारे पाथवेज आपको समझाना शुरू कर दूं। इससे क्या होगा, टॉपिक टफ हो जाएगा और फिर आप अपना इंटरेस्ट लूज कर दोगे। तो यहाँ पे मैं बहुत ही लाइट रखने के लिए इस लेक्चर को बहुत ही एक अलग तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको कैसे याद रहे कि किस ग्लैंड का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, डू यू नो अबाउट योर एंडोक्राइन ग्लैंड सुपर पावर। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि आपके जितने भी ग्लैंड्स है ना, सबके पास एक सुपर पावर है, ठीक है। वो सारे के सारे सुपर हीरो हैं आपके बॉडी के अंदर, और सबके पास कुछ ना कुछ ऐसी पावर्स है जिसकी वजह से आपकी बॉडी परफेक्टली बैलेंस्ड है, फिट है, और सारी चीज़ें वेल मेंटेन्ड है। तो मैंने हर एक ग्लैंड को एक सुपर हीरो वाला नाम दिया है, ठीक है। ये नाम सिर्फ आपके समझने के लिए है, इनको ये कहीं पर भी आपको मेंशन नहीं मिलेगा। ये मेरे दिमाग की उपज है। मैं जब लेक्चर बना रहा था, तो मैंने सोचा कि कुछ आसान बनाया जाए ताकि चीज़ें आसानी से डिलीवर हो सके। तो देखते हैं कि किस हार्मोन को कैसे हम बुला सकते हैं और कैसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो होता है मास्टर इंटीग्रेटर, ठीक है। तो जैसे इसका मतलब क्या होगा, जैसे आपने वो देखा है ना, म्यूजिक का कभी कभी शो देखा होगा, इसमें एक इंस्ट्रक्टर होता है, वो ऐसे छड़ी 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 ऐसे ऐसे घुमाता है, और जैसे जैसे वो स्टिक ऊपर नीचे करता है, वैसे वैसे म्यूजिक बजता है। तो सारे के सारे ना एकदम फोकस होके उसको देख रहे होते हैं, इंस्ट्रक्टर को। अगर उसने स्टिक ऊपर करी तो सुर ऊपर चले जाते हैं, नीचे करी तो नीचे चले जाते हैं। थोड़ी सी भी अगर उसकी स्टिक गड़बड़ हो गई, सोचो दोस्तों, तो पूरा का पूरी म्यूजिक बेकार हो जाएगा। समझ रहे हो? सारी चीजें मतलब किसके हाथ में? मास्टर इंस्ट्रक्टर के, मास्टर इंटीग्रेटर के हाथ में। तो वही रोल होता है हाइपोथैलेमस का। हर चीज को बॉडी में ये बैलेंस रखता है, कीप्स एवरीथिंग इन सिंक लाइक ए कंडक्टर डायरेक्टिंग एन ऑर्केस्ट्रा, मेकिंग श्योर दैट द बॉडी इज ऑलवेज इन परफेक्ट हार्मोनी। सारी चीजें पीसफुल है, आराम से चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो सब कौन मेंटेन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस। उसके बाद अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो उससे पहले हम बात करते हैं कि हमारे जो हाइपोथैलेमस है उसके पास सुपर पावर क्या होती है। तो उसकी सुपर पावर होती है कि ये होम्योस्टेसिस कमांडर होता है, और हार्मोन कमांडर होता है। मतलब हर पूरा के पूरे बॉडी होम्योस्टेसिस को कमांड करके रखता है, और सारे के सारे हार्मोन्स का कमांड इसी के हाथ में होता है। इसके बाद जो पावरफुल होता है, नेक्स्ट जो पावरफुल पर्सन होता है, सेकंड पोजीशन जिसकी होती है, वो होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसलिए इसको मास्टर कमांडर बोलते हैं। ये हाइपोथैलेमस को फॉलो करता है। हाइपोथैलेमस इज सुप्रीम लीडर। उसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन पे आता है, वो आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसको मास्टर कमांडर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि दिस इज द कमांडर ऑफ all the other endocrine glands या all other hormones secreted by other endocrine glands। तो ये सारे other hormones को रेगुलेट करता है, सारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को रेगुलेट करता है, और एक बैलेंस बना के रखता है बाय सेंडिंग आउट द प्रिसाइज हार्मोन सिग्नल। ठीक है, आपको पिछले स्लाइड से अभी तक आइडिया मिल ही गया होगा कि किस, क्योंकि हाइपोथैलेमस के बाद सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और वही बहुत सारे चीज़ें रिलीज़ करता है। जैसे इसकी सुपर पावर की अगर हम बात करें, तो इसके पास कितनी सारी चीज़ें हैं देखो रिलीज़ करने के लिए। ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो ये काफ़ी पावरफुल होता है, और
हाइपोथैलेमस के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग यही होता है, और सबसे ज़्यादा रेगुलेशन की एक्टिविटी इसी के पास होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थाइमस और पैनक्रियास की। तो जो थाइमस होता है, थाइमस को आप इम्यून ट्रेनर बोल सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दिन रात एक कर देता है आपके टी सेल को सिखाने में, समझाने के में कि भाई तुम्हें किस हिसाब से तैयार रहना है फाइट करने के लिए अगेंस्ट द फॉरेन एंटीजन, ठीक है। तो ये टी सेल को ट्रेनिंग देता है कि कैसे रिकॉग्नाइज करना है एंटीजन्स को, कैसे उसके अगेंस्ट फाइट करना है। तो ये उसको सेल्फ डिफेंस सिखाता है। और वो इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इम्पोर्टेंट है ताकि आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी रहे। तो बेसिकली अगर हम बोले तो थाइमस जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को देखता है, पूरा सर्विलेंस करता है और इंश्योर करता है कि वो प्रॉपर फंक्शनल रहे, ठीक है। थाइमस इज द इम्यून ट्रेनर, ठीक है, इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए। इसके सुपर पावर क्या है? टी सेल बूट कैम्प, मतलब बूट कैम्प मतलब टी सेल को ट्रेनिंग देता रहता है, ठीक है। उसके बाद सेल्फ डिफेंस मास्टरी सिखाता है टी सेल को, ठीक है, कि सेल्फ डिफेंस कैसे करना है। और यूथफुल गार्जियन, इसका मतलब ये होता है कि जब आप यंग होते हो, एडोलसेंट में होते हो, तो आपका थाइमस काफ़ी फंक्शनल होता है, काफ़ी एफिशिएंट होता है जब आप यूथ होते हो। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप ग्रेजुअली ग्रो होते हो, ओल्ड होते हो, तो आपका थाइमस धीरे धीरे वीक होता चला जाता है। इसलिए शुरुआत में इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है, बट जैसे जैसे हम ओल्ड होते हैं हमारी इम्यूनिटी वीक होती चली जाती है। अगर हम पैनक्रियास की बात करें तो इसको शुगर मैनेजर बोला जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में शुगर मेंटेन करके रखता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को कौन मेंटेन करता है? पैनक्रियास। तो पैनक्रियास जो होता है ना, वो काफी स्किल्ड ऑपरेटर है, और इसको पता है कि कब शुगर लेवल बढ़ाना है, कब से शुगर लेवल कम करना है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी शुगर का ऊपर नीचे हुआ तो लोगों को डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। तो इसकी जो सुपर पावर है वो क्या है? इंसुलिन और ग्लूकागन, जिसकी बात हम आगे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो थायराइड को बोला जाता है एनर्जी रेगुलेटर। तो ये देख रेख करता है कि कब आपको एनर्जी की ज़रूरत है और कब आपको रेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आप जब आप फाइट कर रहे होते हो या कुछ एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और यही आपको बताते हैं कि भाई बहुत हो गया, आप थक गए हो, आप आराम कर लो, ठीक है। तो ये काम किसका होता है? एनर्जी रेगुलेटर का, दैट इज थायराइड। और इसके सुपर पावर्स क्या है? इसके सुपर पावर्स हैं T3 T4 जो कि थायराइड हार्मोन्स होते हैं, और कैल्सिटोनिन जो कि कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखता है। अगर हम बात करें एड्रिनल ग्लैंड्स की, तो ये इमरजेंसी रिस्पॉन्डर होते हैं। मतलब एड्रिनल ग्लैंड्स मतलब आपको ऐसी सिचुएशन में संभालते हैं, वो सिचुएशंस जो अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन होती है, मतलब अचानक से कोई खतरा आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए जो आपने प्रिडिक्ट ही नहीं करी थी, ठीक है। जैसे आप रात को 12-1 बजे ऐसी गली, सुनसान गली से जा रहे हो, और आपको लूटने के लिए लुटेरे आ जाएं, चोर डाकू आ जाएं, और आपके पीछे गन लगा दें और बोले कि भाई निकाल जो भी है। तो उस सिचुएशन में एड्रेनल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, और वो हार्मोन्स रिलीज करता है, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। वो क्या हार्मोन करते हैं? वो आपको सिग्नल देते हैं कि भाई आपको भागना चाहिए कि लड़ना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो वो कौन देखता है? एड्रिनल ग्लैंड। वियर रेस्क्यू गियर एंड आर ऑलवेज ऑन स्टैंड बाय, हमेशा तैयार रहता है, रेडी टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, स्पीड एंड फोकस व्हेन द बॉडी इज अंडर थ्रेट। खतरा है तो वो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा लड़ने के लिए, स्पीड प्रोवाइड करेगा भागने के लिए, और फोकस प्रोवाइड करेगा ताकि आप हर चीज को सावधानी से देख सको कि कितना खतरा है, कितना नहीं है। तो उस केस में एड्रेनल ग्लैंड आपकी सहायता करता है। और इसके बाद जो सुपर पावर्स होती है, मतलब हार्मोन्स होते हैं, वो होता है एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। उसके बाद हम बात करते हैं ओवरीज और टेस्टिस की। तो ओवरीज जो होती है वो रिप्रोडक्टिव गार्जियंस होती है, जो देख रेख करती हैं फर्टिलिटी से रिलेटेड चीज़ें, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट और उनकी हेल्थ से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें। इसका काम होता है न्यू लाइफ को नर्चर करना, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट्स द प्रोटेक्शन एंड नर्चरिंग ऑफ न्यू लाइफ। तो इसकी जो सुपर पावर्स होती है वो एस्ट्रोजन होती है, प्रोजेस्टेरॉन होती है। वैसे अगर हम बात करें टेस्टिस की, तो ये मेल में रिप्रोडक्टिव गार्जियन होते हैं, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, फर्टिलिटी एंड ग्रोथ एंड वाइटलिटी।
ठीक है, और इसके सुपर पावर्स क्या होती है? टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म प्रोडक्शन। तो आई होप कि आपको एक ओवरव्यू मिला होगा इस लेक्चर में, है ना? और आपको जो भी चीज़ें आज मैंने बताई वो समझ में आई होंगी। आई नो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा बेसिक था, बट यहाँ से शुरुआत करनी ज़रूरी थी, क्योंकि आगे जब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगी तो ये जो बेसिक बेसिक टर्म्स थे आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आगे आने वाले लेक्चर में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पेप्टाइड हार्मोन, कैटाकोलिन हार्मोन, इकेसोनाइड, स्टेरॉइड, विटामिन डी, रेटिनोइक, थायराइड, और इनके पाथवेज कि कैसे ये इंटरेक्ट करते हैं, कैसा सिग्नल देते हैं, और फिर कैसा सेल्यूलर रिस्पॉन्स होता है। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू ऑल दीज हार्मोन्स, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे जीपीसीआर पे, आरटीके पे, जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें इस सेल सिग्नलिंग के सीरीज में हम कवर करेंगे। तो अगर आपने इस चैनल पे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे जो भी वीडियोस अपलोड हो आपको पता चल जाए। और कैसी लगी आपको वो वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड टाटा।